हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपको हेल्दी रखने के लिए हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जहां हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आप कैसे हेल्दी रहें। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में जहां दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई, वहीं कई राज्य कोविड की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में राहत की बात यह है कि सरकार वैक्सीनेशन में काफ़ी तेज़ी लाई है, जिससे अभी तक 87 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिनमें से 23 करोड़ लोगों को दोनों डोज यानी कुल मिलाकर 17% लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। पर क्या ये एक बड़ी राहत की बात है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के एमडी, फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज। डॉक्टर बजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। डॉक्टर बजाज, लगभग 17% लोगों को भारत में दोनों डोजेज लग चुकी हैं, पर बावजूद हर दिन 20 से 25 हजार मामले सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोविड की दूसरी डोज लेने के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी? देखिए गुंजन जी, इसमें दो तरह की इम्यूनिटी हमें बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ एंटीबॉडीज़ यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ में एक सेल्यूलर इम्यूनिटी जो हमारे मेमोरी टी सेल्स होते हैं उसके अंदर भी एक मेमोरी रहती है वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़, ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 साल तो रहेंगी ही रहेंगी। उसके आगे की अभी हमें जांच करनी बाकी है, क्योंकि वैक्सीन्स बिल्कुल नई हैं, हम उनके साथ अभी काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि साथ में जो सेल्यूलर इम्यूनिटी बनती है यानी मेमोरी टी सेल्स, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस ये वायरस इतना म्यूटेट ना हो जाए कॉमन कोल्ड वायरस की तरह कि वैक्सीन उसको पहचानना ही बंद कर दें। तो फिर जैसे हम फ्लू वैक्सीन हर साल नए तरह की लगाते हैं, एवरी ईयर वी नीड बूस्टर्स, तो शायद ज़रूरत पड़े। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टिल टुडे हमें के चलना चाहिए कि हमने दोनों डोज वैक्सीन ले लिए हैं, और शायद एक जो बूस्टर डोज अभी एडवाइस किया जा रहा है कुछ कुछ कंट्रीज़ में, तो वो तीन मिला के ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी। और जब तक ये वायरस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, हमें इसके अलावा और कोई इम्यूनिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा दोनों डोज लेने के बाद हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं या नहीं। तो क्या इसके लिए हमें कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? देखिए, ये मुझे लगता है कि जो ये लैब्स और इसकी ज़रूरत है कि सब ये लैब्स ने ज़्यादा इनकरेज किया हुआ है कि आप टेस्ट कराइए, आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए, आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराइए। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, एंटीबॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्युलर इम्यूनिटी जो टी सेल्स देते हैं हमें। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका अभी तक कोई हमारे पास तरीका है नहीं चेक करने का। तो अननेसेसरीली अगर हम एंटीबॉडीज़ लेवल देखते रहेंगे कि बने नहीं बने, इतने बने, उसके तो मेरे से ज़्यादा बन गए, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, सिवाय इसके कि हमें एक मानसिक टेंशन मिल जाएगी, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा कोई उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज दिस प्रैक्टिस कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट कि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, बस दैट इज़ ऑल। उसको ना की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं और है। टेंशन भी हो सकती है उसकी रिपोर्ट देख के। बहुत ज़्यादा जी, और पैसे भी खर्च होंगे, तो दो दो नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है उसका। जी। डॉक्टर, जैसे डेल्टा वायरस के लिए कहा गया कि इस पर कोविड वैक्सीन कारगर नहीं है, तो क्या फ्यूचर में वायरस अपना कोई नया म्यूटेंट डेवलप कर सकता है जिस पर मौजूदा वैक्सीन काम नहीं करेगी? डेफिनेटली गुंजन जी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और इसीलिए सारी दुनिया की सरकारें बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं कि सबको वैक्सीन मिले। और इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का शुरू में एटीट्यूड था टू कीप स्टॉक पाइलिंग द वैक्सीन्स, बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स बना लिए, जितना लगा भी नहीं पा रहे थे उनके स्टॉक्स थे, उसको हम सभी लोगों ने उसकी काफ़ी भर्त्सना की थी, काफ़ी निंदा की थी कि ये ठीक एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि वायरस कोई नेशनल बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई एयरपोर्ट पे उतर के आपको वीज़ा नहीं दिखाता है कि मैं जी। यूएस में आ सकता हूँ या नहीं। डेल्टा वेरिएंट एक देश से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुआ, आग की तरह उसने पूरा दुनिया में जो वेव्स आई, स्पेशली यूएस में हमने देखा बहुत ही बुरा हाल था, इंडिया में
दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि कितना बुरा हाल था। लोग 200 400 किलोमीटर तक ढूंढ रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे उनको रोड्स पे। तो ये पूरे दुनिया की एक प्रॉब्लम है। और अगर हम जल्दी वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी सबको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, पूरा ये साइकिल ब्रेक नहीं कर देते हैं स्प्रेड का, तो ये वायरस स्प्रेड करते करते चेंज हो सकता है। देखिए, ओके। हर वायरस में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है कि जब भी वो मल्टीप्लाई करता है, वो ट्राई करता है कि उसमें कोई चेंजेस ना हो और वो वैसे का वैसा ही रहे, वो प्रूफ रीड करता है। बट जितने ज़्यादा कॉपीज़ बनेंगे, प्रूफ रीडिंग ऑब्वियसली उतनी ही वीकर होती रहेगी। कोई ना कोई परसेंटेज तो निकल ही जाएगी जो कॉपीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होंगी, और उसको ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। जी। अभी तक फॉर्चुनेटली ये म्यूटेशंस एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ड्रिफ्ट मतलब धीरे 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 हिलना। तो वायरस धीरे धीरे हिल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी अचानक चेंज नहीं हुआ। तो हम जैसे देखते हैं कि जो म्यूटेंट्स हैं, हम उसमें काउंट करते रहते हैं, इसमें 6 प्रोटीन चेंज हो गए हैं, अब जी 7 वाला आ गया है, अब ये डबल म्यूटेंट आ गया, इसमें 2 प्रोटीन्स चेंज हैं। तो वो 2 4 प्रोटीन्स चेंज में ही हमें इतना टेंशन हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये एंटीजेनिक शिफ्ट हो गया, पूरा ही पता चला 200 प्रोटीन चेंज हो गए उसमें अचानक, तो फिर कोई वैक्सीन उसको नहीं पहचान पाएगी, फिर कोई दवाई उसको नहीं पहचान पाएगी। हमें ग्राउंड ज़ीरो से वापस स्टार्ट करना जी। पड़ेगा। जी। तो अभी हम जो सोच रहे हैं कि हमारे 23% लोग वैक्सीनेट हो गए हैं जी, चाइना में तो 60% हो गए हैं, यूएस में 82% हो गए हैं। बट अगर कॉन्गो में लेस देन 1%, नाइजीरिया में लेस देन 1% है, अफगानिस्तान में टोटल 4 लाख वैक्सीन्स लगी हैं, अभी जी। तक है ही नहीं वहाँ पर। तो वहाँ अगर ये वायरस म्यूटेट हुआ तो वापस आएगा ही आपके पास, जी। ऐसा जी। नहीं है कि जी। वो वहीं रह जाएगा। तो इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड वी शुड ऑल थिंक ऑफ इट लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ऑल गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि ये वैक्सीन सबको लगे, पूरी दुनिया में लगे, जल्दी से जल्दी लगे, इससे पहले कि ये वायरस पूरी तरह म्यूटेट होकर चेंज हो जाए, और तब हमें फिर नए सिरे से लड़ाई इसकी शुरू करनी पड़ेगी। जी। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है कि दुनिया भर में वैक्सीन इक्विटी कैसे सुनिश्चित करें, जब 60 से अधिक देशों में वैक्सीनेशन 2% से भी कम है, तो इससे जो वैक्सीनेटेड है वो लोग भी रिस्क पे है। एब्सोल्युटली गुंजन जी, बिल्कुल आपने ये सही सवाल पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक। और ये वही वाला हाल है कि मेरे घर में तो मैं सफाई रखूँगा लेकिन सारा कूड़ा घर के बाहर फेंक दूँगा। तो वो सारा कूड़ा जब आपके घर के सामने खड़ा रहेगा, तो कोई ना कोई जो भी आपके घर के अंदर आएगा वो कूड़ा लेकर आएगा ही जी आएगा बिल्कुल। वापस। तो हम सभी सरकारों को ज़रूरत है, कुछ कुछ अब शुरू हुई है। यूएस ने अनाउंस किया है कि कुछ 1 मिलियन वैक्सीन्स वो डोनेट कर रहे हैं। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो कुछ डोनेशंस कर रहे हैं। बट कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं यूके में, जैसे कि इतनी वैक्सीन्स वहाँ पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई कि उनको फेंकनी पड़ रही हैं। उन्होंने किसी को दी भी नहीं और अपने आप भी नहीं इतनी कैपेबिलिटी थी कि सबको लगा पाएँ इतनी जल्दी, और वैक्सीन्स पड़े पड़े एक्सपायर हो गई और अब उन्होंने। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। WHO लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। जिस तरह उन्होंने ये मैनेज किया है पूरा पैंडेमिक, काफ़ी चीज़ें हैं जो WHO की हमें नहीं समझ आई। हमने बहुत कोशिश भी की, एडवोकेसी की। जो शुरुआत उन्होंने की कि मास्क पहनने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मास्क मत पहनिए, जो शुरू हुआ था वायरस, और अब कि मास्क बहुत ही सब कुछ बचा कंफ्यूजन रहे भी हैं। तो क्रिएट की गई कि N95 मत पहनिए, पहनिए सर्जिकल मत पहनिए। जी बिल्कुल। जी, तो WHO ने काफ़ी कुछ, मेरे ख्याल से वो लीडरशिप ले सकते थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कि कैसे मैनेज हो सकता है ये सब कुछ, और पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाने की। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो भी कंसिड्रेशंस थे पॉलिटिकल या फाइनेंशियल, वो इतना नहीं कर पाए। अभी भी उनके पास एक चांस है कि वो सारे वैक्सीन्स को कोलेट करें। आई एम श्योर जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास अपनी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स का स्टॉक है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, ईस्ट एशिया, जहाँ पर इश्यूज़ हैं, जहाँ वैक्सीन्स इतनी अवेलेबल नहीं है, वहाँ मुझे लगता है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, और एक कलेक्टिव डायलॉग की ज़रूरत है जी कि बिल्कुल। वैक्सीन एक्विटी हम जल्दी से जल्दी पूरे दुनिया में प्रोवाइड कर सकें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। तो क्या अगर तीसरी लहर आती भी है तो हमें दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी रिस्क है? जी देख, वैक्सीन्स तो एक सीट बेल्ट की तरह हैं, जैसा हम सबको बताते हैं कि आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप रैशली गाड़ी चला सकते हैं, जहाँ मर्जी 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं।
ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सीट बेल्ट का मतलब है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर इंजरीज से प्रोटेक्ट करेगी वो सीट बेल्ट, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है। तो जी। वैक्सीन्स का यही है कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से ज़रूर आपको प्रोटेक्ट करेगी, आईसीयू एडमिशन से ऑलमोस्ट 100% वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपको अपने आप से ध्यान रखना है, कोविड पॉजिटिव बिहेवियर रखना है हमेशा, मास्क पहने रखने हैं, सैनिटाइजेशन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फेस्टिवल्स को ध्यान से मनाना है। तो इसी तरह आप अपने आप को बचा पाएंगे। स्टिल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, बट सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वैक्सीन लगवाने से इन्फेक्शन से 100% नहीं है कंट्रोल, प्रोटेक्शन नहीं है 100%। तो वो ध्यान रखें कि आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और आप आगे भी वो इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं, और स्पेशली जो बूढ़े हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको आप बहुत सीवियर इन्फेक्शन दे सकते हैं। जी, जैसे कि आपने अभी बूस्टर डोज की बात करी कि कई कंट्रीज में बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो क्या हमें भी बूस्टर डोज की ज़रूरत है, और यदि हाँ तो कब तक बूस्टर डोज आने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो सरकार का फोकस है कि सबको एटलीस्ट डबल वैक्सीनेट कर दें, और मेरे ख्याल से वो फोकस बिल्कुल ठीक है कि जो ज़्यादा रिस्क पे हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए और फिर बाकी सबको डबल वैक्सीनेशन किया जाए। क्योंकि ये हमने सारा डेटा एनालाइज करने के बाद देखा है कि इवन 1 डोज ऑफ वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से 90% से ज़्यादा बचा लेती है, अगर एक भी डोज लगी हो। और 2 डोजेज़ ऑब्वियसली 99.7% बचाती हैं आपको सीवियर डिजीज़ से। तो 2 डोज लगने के बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी जस्ट टू बी वेरी सेफ, स्पेशली इन हाई रिस्क केसेस, स्पेशली इन डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर हम एक आईसीयू में ड्यूटी करते हैं और 6 लोगों को वेंटिलेटर पर डालते हैं, तो जो हमारा एक्सपोजर है, एरोसोल एक्सपोजर जो हम जनरेट कर रहे हैं ट्यूब फेफड़े में डालते हुए, वो करीब करीब 600 से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोगों के साथ बैठने का एक्सपोजर है। तो इतना हाई एक्सपोजर लेने से ऑब्वियसली वायरल लोड बहुत ज़्यादा अंदर जाता है, तो उससे थोड़े बहुत इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो इन लोगों के लिए बूस्टर डोज मेरे ख्याल से रिकमेंड की जाएगी विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, एक बार जब सारी एलिजिबल पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी होगी उसके बाद। कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऑब्वियसली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए की जा रही है रिकमेंड ऑलरेडी, जैसा बट अराउंड 6 to 8 मंथ्स इंडिया में कम से कम लगेंगे, तो अगले फरवरी या मार्च में ही इंडिया में आने की उम्मीद है। डॉक्टर सुचिन, हमारे शो में एक पेडिट्रिशियन ने कहा था कि अगर हमारे देश में सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेशन हो जाती है तो फिर हमें बच्चों को वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बच्चों में डिज़ीज़ वैसे भी बहुत माइल्ड है। मैंने करीब करीब 3 से 4 हज़ार कोविड केसेस देखे, अपने पिछले 1.5 साल में ट्रीट किए हैं, और उसमें से बच्चों की मात्रा जो कि हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि 3 या 4 बच्चे होंगे। ओके। तो पहले तो ये सोचा गया कि बच्चे बिल्कुल घर के अंदर थे, स्कूल भी नहीं गए थे, तो उनको इन्फेक्शन शायद हुए ही नहीं, और अब वो इसलिए हाई रिस्क पे रहेंगे क्योंकि सारे एडल्ट्स वैक्सीनेट हो जाएंगे, और अब वो लोग स्कूल आएंगे बिना वैक्सीनेशन के, तो वही लोग बचेंगे और वायरस उनको ही अटैक करेगा। बट ये जो थिंकिंग है, इसको कंक्लूसिवली डिसप्रूव कर दिया हमारे सीरो सर्वे ने, जो अभी हुआ था लेटेस्ट। सीरो सर्वे में ये पाया गया कि 60% से ज़्यादा बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था। तो वो एडल्ट से ही मैच कर रहा था, जितने एडल्ट्स को हुआ उतने ही बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बच्चों में इतना माइल्ड इन्फेक्शन था कि पता ही नहीं चला कि वो बीमार हुए हैं नहीं हुए हैं, छोटा मोटा बुखार जुकाम होके वो ठीक। तो बच्चों में ये डिज़ीज़ बहुत माइल्ड है, बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो इसीलिए इतना अर्जेंसी नहीं है उनको वैक्सीनेट करने की। बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ फाइज़र मॉडर्ना अलाउड हो गई हैं, वहाँ पर 12 साल से ऊपर वैक्सीनेशंस चल रही हैं। तो यहाँ भी ऑब्वियसली इंडिया में 2 वैक्सीन्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं, मॉडर्ना और जाइडस। 12 साल से ऊपर के लिए कोवैक्सीन का भी अप्रूवल आने ही वाला है। तो बच्चों को वैक्सीनेट करा तो जाएगा ज़रूर, बट आप जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही बात है कि इतना अर्जेंट नहीं है, और हमें उसके लिए घबराना नहीं चाहिए कि बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, क्योंकि वो काफ़ी रेजिस्टेंट हैं इस डिज़ीज़ के लिए। ओके।
मैं एक और पॉजिटिव सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरह से भारत में रोज़ 20 से 25 हज़ार मामले आ रहे हैं, वैक्सीनेशन भी तेज़ी से हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक सुरक्षित स्थिति में हैं? देखिए, अब ऑलमोस्ट एंडेमिसिटी की स्थिति में हम आ गए हैं, क्योंकि अराउंड 60% से ज़्यादा तो सीरो पॉजिटिविटी रेट है कि 60% से ज़्यादा लोगों को तो हो ही चुका है ये इन्फेक्शन। और 23% फुली वैक्सीनेटेड हैं। 87 करोड़ लोगों को एक डोज तो लग ही चुका है, जो कि 90% सेव करता है हमें सीरियस डिजीज़ से। तो अगर यही वेरिएंट्स रहते हैं तो थर्ड वेव अगर आती भी है तो बहुत माइल्ड आएगी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें जान माल का नुकसान नहीं होने वाला है, उम्मीद यही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया की वैक्सीनेशंस उस स्पीड से नहीं चलती हैं, और किसी और जगह पर ये वायरस म्यूटेट होकर नया रूप ले लेता है और फिर वो आता है। जैसे एक डेल्टा वेरिएंट आया था और उसने इतनी तबाही मचाई, और वो फिर पूरी दुनिया में घूम कर आया, और सब जगह उसने ऐसा हाल किया कि बेड्स, आईसीयूज़ कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा कोई वेरिएंट अगर बन जाता है जो वैक्सीन से बच सकता है, तब वापस हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाना पूरे वर्ल्ड में ज़रूरी है, ना सिर्फ इंडिया में। डॉक्टर सुचिन, मैं आपसे लास्ट सवाल लेना चाहती हूँ। केरला में कोविड मामलों की तेज़ी के बावजूद जो डेथ मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रही, तो इसकी क्या वजह वैक्सीनेशन ही थी? देखिए, केरला में काफ़ी सारी वजह हैं। आप देखेंगे तो केरला का पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है केसेस की और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह की है। तो अंडर रिपोर्टिंग का मामला वहाँ बिल्कुल नहीं है, जैसा कि बाकी देश में हमें शक था पिछली वेव में कि जितने केस हैं शायद उतने रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जितनी डेथ्स हुई हैं शायद उतनी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। तो केरला में ऐसा नहीं है। तो एक तो ये है कि जो केसेस हैं वो एक्चुअल उतने ही केसेस थे, 23,000 25,000, अब जो 12,000 आ रहे हैं वो एक्चुअल उतने केसेस हैं। सेकंड, उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी एडवांस्ड है, तो वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करते हैं, जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू इन टाइम आप ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल नहीं ढूंढना पड़ता है, वहाँ मोर्टेलिटी इसलिए भी कम है। तीसरा, ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी आफ्टर में, जब थर्ड वेव शुरू हुई, सेकेंड वेव शुरू हुई थी अप्रैल मई में। तो मई के बाद जो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी है, उससे भी उन लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है। तो इवन दो उनके केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, हमने सुना नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो या बेड्स की कमी जी हो या बिल्कुल। लोग इधर उधर घूम रहे हो ढूंढने के लिए बेड्स और ऑक्सीजन। तो ये 3-4 वहाँ पे रीजंस रहे हैं मेरे ख्याल से, कि उन्होंने अपनी सीरो पॉजिटिविटी जो काफ़ी लो थी फर्स्ट वेव के बाद, अराउंड लेस देन 30%, आई थिंक देव जस्ट बर्न थ्रू दैट, एंड नाउ आर द केसेस आर डिक्रीजिंग, और उनकी सीरो पॉजिटिविटी भी नॉर्मल लेवल्स पर आ गई है। तो होपफुली अब नेक्स्ट वेव वहाँ नहीं देखनी पड़ेगी हमें। तो सिर्फ हमारे वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से बचा सकती है, डॉक्टर सुचिन, राइट? बिल्कुल, SMS वी 4 चीज़ें हैं, और उसमें वी फॉर विक्ट्री एंड वी फॉर वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवाएंगे तो इससे आपको ज़रूर जीत मिलेगी। डॉक्टर सुचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। उम्मीद है आपके वैक्सीनेशन से जुड़े कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी मन में कोई भी सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, तो प्लीज़ उसे क्लियर करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि हम इस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग को जीत सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice.
Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.